नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। पत्रकारिता के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज हम दरअसल बातचीत करेंगे प्रोफेसर योगेंद्र यादव से, देश के जाने माने सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा पूरे उन्होंने पैदल कवर किया था। दरअसल उनसे बात करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से बेंगलोर में 26 राजनीतिक दलों ने इंडिया नाम का एक नया फ्रंट बनाने की कोशिश की है, बन भी गया है, उसकी अगली मीटिंग मुंबई में होने वाली है, और उसके बरक्स जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में 38 दलों का एक गठबंधन खड़ा करके बताने की कोशिश की है कि दरअसल उनका गठबंधन इंडिया के गठबंधन से काफी बड़ा है और उसमें 38 राजनीतिक दल है। वैसे तो ये दल एनडीए के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन 2014 के बाद से एनडीए के ये गुट कहां थे, इनमें कई राजनीतिक दल ऐसे जिनके नाम शायद पहली बार सुनने में आए। लेकिन चूंकि अब लड़ाई 26 बनाम 38 की कही जा रही है, एक तरफ एनडीए होगा, दूसरी तरफ इंडिया होगा। एक तरफ इंडिया होगा जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी करेंगे, जो पिछले 9 सालों से सत्ता के अंदर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। उनकी लोकप्रियता का मुकाबले में विपक्ष में कोई नेता है नहीं, और साथ ही साथ सत्ता का इस्तेमाल भी बखूबी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नाम के संगठन भी उनके साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ उनके पास रिसोर्सेस की भी कमी नहीं है। वैसे में सवाल बहुत स्वाभाविक तरीके से पूछा जाना चाहिए और पूछा जा रहा है। तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि दरअसल 2024 की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में क्या सिर्फ 26 दलों का गठबंधन बना लेने मात्र से नरेंद्र मोदी को या एनडीए को किसी तरीके की कोई चुनौती दी जा सकती है? क्या 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद उनके खिलाफ किसी तरीके को एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जिसका फायदा विपक्ष को मिल सके? और क्या वाकई में नरेंद्र मोदी इतने अपराजेय हैं जैसा कि एक सेक्शन में कहा जाता है? इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे और साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया मात्र बना लेने से विपक्ष अपने आप को बहुत आरामदायक स्थिति महसूस कर सकता है और ये मान सकता है कि उसने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है, या आगे बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है? अभी तो एक शुरुआत है। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे योगेंद्र जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, ये जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसको आप किस नजर से देखते हैं? आशुतोष भाई, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज हुई है कल जो हुई है। इससे पहले मुझे कहना चाहिए कि विपक्षी एकता की कोशिशों को लेके मैं बहुत उत्साहित नहीं रहा हूँ। पिछले 2-3 वर्ष से बार बार मैंने कहा है कि ये कोई विशेष प्राथमिकता नहीं है। विपक्षी एकता जैसी होनी है वो चुनाव के बाद हो जाएगी, और चुनाव से पहले बहुत बड़ी आप विपक्षी एकता की उम्मीद न करें और उससे बहुत कुछ होने की उम्मीद न करें। उसके बावजूद मुझे लगता है कल जो हुआ है बहुत बड़ा हुआ है। क्यों? मैं समझता था कि पहले तो कि विपक्षी एकता में आपस में इतनी अड़चने हैं, व्यक्तिगत अहम पार्टियों के टकराव, स्वार्थ, ये सब बहुत रास्ते में है। और दूसरा, भारत का जो एक ज्योग्राफिया है, जो हमारे अलग अलग राज्यों के चुनावी समीकरण है, उसके चलते भी विपक्षी एकता न तो अनिवार्य है न ही पर्याप्त है। इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि कल जो हुआ वो दरअसल बहुत बड़ा है और बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये जो इंडिया कल बना है, ये जो पूरा आपने इसका नाम बताया, ये ना तो मेरी जुबान पे चढ़ता है, ना किसी और की जुबान पे चढ़ता है, ना ही चढ़ने की जरूरत है, ना किसी को याद रहेगा। याद रहेगा तो इंडिया, और वही इसका अर्थ है, इंडिया याद रहेगा। और ये जो एक स्मार्ट मूव आप कह सकते हैं, और काफी दिन बाद ऑपोजिशन ने कुछ ऐसा काम किया है जिसने बीजेपी संघ परिवार के हाथ से कुछ वापस हथियाया है। नहीं तो पिछले कई साल से, साल नहीं दशकों से हम देख रहे हैं कि संघ परिवार धीरे धीरे हमारी थाली में से कटोरी उठा के ले जाता रहा है। राष्ट्रवाद ले गया, हिंदू धर्म ले गया, सरदार पटेल ले गया, नेताजी सुभाष बोस ले गया, अब गांधी ले जाने की भी तैयारी चल रही थी। तो पहली बार विपक्ष ने कुछ उस थाली से उठा के वहां रखा है जहां होना चाहिए था, ये तो है। लेकिन मैं समझता हूं कि
ये जो इंडिया नामक गठबंधन कल बना है, अगर हम समझ पाते हैं कि ये गठबंधन क्या है और क्या ये गठबंधन हासिल कर सकता है, तब ये सबसे बेहतर काम कर पाएगा। क्योंकि मुझे महसूस होता है कि गठबंधन जो सामान्यतः करते हैं, सामान्यतः गठबंधन क्यों किया जाता है? इसलिए कि वोटों का बंटवारा ना हो, मत बंटवारे को रोकने के लिए गठबंधन किए जाते हैं। मेरी समझ है कि मतों का बंटवारा इस वक्त बीजेपी को रोकने का सबसे बड़ा चुनौती नहीं है। दूसरा कारण गठबंधन किए जाते हैं कि भाई ताकि सीटों को जोड़ दिया जाए, सांसदों को जोड़ दिया जाए, सांसदों को जोड़ के। लेकिन वो मामला बाद का है, वो 2024 के बाद में होगा। एग्जैक्ट सीटें कितनी आएंगी उसके लिए आएगा। कल जो हुआ है वो मतों के बंटवारे को रोकने का सबसे बड़ा काम नहीं करेगा, वो जनमत को जोड़ने का काम कर सकता है। तो मत से ज्यादा जनमत और सांसदों को जोड़ने की बजाय सड़क को जोड़ने का काम कर सकता है। तो मेरे विचार से इंडिया नामक गठबंधन का महत्व इसमें नहीं है कि वो सीटों और वोटों को जोड़ने के पुराने काम किया करेगा, जो कि जनता पार्टी ने 77 में किया था, जो कि जनता दल और जो अलायंस बना था 89 में उन्होंने किया था। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये देश में उम्मीद, एक विकल्प के बारे में विश्वास और एक जनता के साथ संवाद करना और जमीन पर आंदोलन खड़ा करने का काम कर सकता है। और अगर ये करता है तब 24 का चुनाव पलटेगा। केवल गठबंधन बनाने से और ये सोचने से कि हर सीट पे बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार हो जाएगा और इतने में बीजेपी हार जाएगी, इससे काम बनने वाला नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।